हेलो फ्रेंड। तो एनएचपीसी का एग्ज़ाम का डेट आपका आउट हो चुका है और इसका एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। तो लास्ट टाइम में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस जो है उसको देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या आपको लास्ट टाइम कवर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे एनएचपीसी की ऑफिशियल साइट पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी का यहाँ पे सिलेबस इन्होंने ऑफिशियली मेंशन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद एक और सिलेबस हम लोग देखेंगे यहाँ पे ड्राफ्टमैन का, जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का होगा। तो इसको देखने का रीज़न क्या है उसको भी हम लोग अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे जो है सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल आपके जो है 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 140 जो होगा वो आपका टेक्निकल होगा। ये इजीली सबको पता है, पिछले साल जो लोग भी दिए होंगे। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर के आने वाले हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर कितने टाइम का आपको कवर करना है, इसका भी अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रीजनिंग में आपको लास्ट टाइम में कुछ करना नहीं है। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो भी यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। रीजनिंग में आपको एसएससी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एमटीएस के चाहे सीजीएल के, तो उनके आप लोग जो है पेपर जो भी है, लेटेस्ट पेपर जो भी हुआ है, उसके क्वेश्चन आप डेली जो है 2 सेट ज़रूर करिएगा। 25-25 क्वेश्चन का होता है आपका सेट। तो डेली 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का करना है लास्ट टाइम में, और एसएससी का ही ज़्यादातर कोशिश करिएगा रीजनिंग का लास्ट टाइम करने के लिए। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं जीके का, तो जीके के लिए जो है आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, तो उस पर ईजिली आप रिवीजन करिएगा। रही बात करंट अफेयर की, तो यहाँ पे करंट अफेयर आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन आना ही आना है। और ये आपका रेशियो 12 से 15 भी जा सकता है, क्योंकि 60 से लेकर 65% जो होता है आपका स्टैटिक होता है, मीन्स जीके होता है, और 35 से 45% के बीच रेशियो जो होता है वो आपका करंट अफेयर का होता है। ये वेरी करता रहता है। मीन्स अगर 10 क्वेश्चन में कभी क्या करता है कि 6 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछ लेता है, कभी क्या करता है 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपका पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। तो आपको लास्ट के 4 मंथ आप ज़रूर जो है करंट अफेयर देख लीजिएगा। अभी ये जो आपका एग्ज़ाम जुलाई में है, तो जुलाई मंथ का आपको करंट अफेयर नहीं देखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको जून का देख के जाना है, मई का देख के जाना है, और अप्रैल का और मार्च का। ये 4 मंथ आप ज़रूर देख लीजिएगा, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अगर आपने पहले से ही ये सारी चीज़ें कवर किया है, तो बहुत मन होगा तो जनवरी से आप देख सकते हैं, ठीक है? जनवरी से जून तक। लेकिन मोस्टली कोशिश करिएगा कि ये 4 मंथ आपका कंपल्सरी है। जनवरी से जून तक भी देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट 6 मंथ ज़्यादातर को कवर होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो होता है वो 6 मंथ तक कवर होता है। लेकिन लेटेस्ट अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं, तो मैंने देखा हुआ है कि लास्ट के 2 मंथ या 3 मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैक्सिमम आपको 6 मंथ कवर करना है, लेकिन अच्छे से आप 3 से 4 महीने का अच्छे से कवर करिएगा। मेरे कहने का बस ये मतलब है। आपको अगर टाइम है तो 6 मंथ का भी कर सकते हैं, जनवरी से जून तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लास्ट के 4 मंथ का। तो आप लोग लास्ट के 4 मंथ करेंट अफेयर ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी स्टैटिक वाली जो चीज़ें हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब तो ईजिली आप जो भी आप पहले से क्वेश्चन देखते आ रहे होंगे, या फिर जो भी आपने नोट्स बनाया होगा उसको आप देखते ही रहिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखिए टेक्निकल में यहाँ पे जो भी पैटर्न है इनका एसएससी जेई को फॉलो करता हुआ है। एसएससी जेई का जो भी सिलेबस है, सेम वही यहाँ पे जो है एनएचपीसी का सिलेबस है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जितने भी आपके बीडब्ल्यू के क्वेश्चन हैं, आपका सब जितने भी हैं एसी फंडामेंटल, ये आप एसएससी जेई के जितने भी लास्ट ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करिएगा अगर टाइम हो तो
एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आप पहले से भी आप देखते आ रहे हो, तो इसमें आई थिंक उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, ये सब आप इजीली कवर कर लीजिएगा, इसमें आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट, मैग्नेटिक, ऐसी फंडामेंटल, इन सबों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट में इजीली इसको भी आपका बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो इसमें भी आई थिंक आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मेन जो बताना है मैं, जैसे कि मशीन भी है, एसएससी में देखो ज़्यादातर बेसिक रहता है और मशीन रहता है, तो आई थिंक चांसेस रहेगा इसमें भी। अभी हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, उसके बेस पे भी हम लोग एक आइडिया आपको बताएंगे। सिंक्रोनस मशीन है आपका, पावर सिस्टम के यहाँ पे है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग जो आता है बेसिक आपका एसएससी का वही रहेगा। यूटिलाइजेशन भी बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। यूपीपीसीएल जैसा डीपली क्वेश्चन यहाँ पे उतना नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर साइड के क्वेश्चन ही रहेंगे जैसे एसएससी में आता है आपका। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन के लिए आप लोग, और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो ज़्यादा डीपली मत जाइएगा, अपर साइड ही देखिएगा। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और ये हाइड्रोलिक्स और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, अभी आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो अभी जितने भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक आप इसे कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल या 3 साल जितना भी आप प्रिपरेशन करो, कहीं ना कहीं ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, और उन सारी चीज़ों को पढ़ने में उतना आपका टाइम नहीं जाएगा। आई थिंक रिवीजन करने में उतना टाइम नहीं जाएगा, लेकिन एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाइड्रोलिक्स और जो ड्राइंग है, ये जो सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा कट ऑफ में। पिछली बार आई थिंक 142 के नियर अबाउट कट ऑफ गया था जनरल का, और आई थिंक 137 या 139 कुछ ऐसे ही था कट ऑफ। तो आई थिंक इस बार कोशिश करिएगा 145 से 155 के बीच का टारगेट हो। गुड अटेम्प्ट होगा इस बार 145 से 155। तो देखो यहाँ पे बहुत लोगों का ये भी डाउट हुआ कि जनरल इंजीनियरिंग आएगा कि नहीं आएगा, तो मेंशन तो यहाँ पे नहीं किया हुआ है, लेकिन जनरल इंजीनियरिंग आना ही आना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाइड्रोलिक्स, ड्राइंग, ये सब एक तरीके का जनरल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। जो मेन डिसिप्लिन है वो आपका ऊपर जो मैंने बताया हुआ है वो सब 110 क्वेश्चन में उसको कवर कर लेगा आपका। लेकिन जो 30 क्वेश्चन है जो जनरल इंजीनियरिंग के जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाइड्रोलिक्स, मतलब कुल मिला के सिविल मैकेनिकल्स के 2-4 क्वेश्चन है आपको इंक्लूड कर देगा। तो कहीं ना कहीं जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जैसे पिछली बार आया था इस बार भी आएगा, तो आपके लिए आपको उतना ज़्यादा उसके लिए जो है टेंशन नहीं लेना है। आप इजली जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो जो चीज़ें दिया हुआ है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो जो भी यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं आप देख लीजिएगा, बहुत सारे बेसिक रूल्स हैं यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम होगा तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि फार्मूला देखिएगा, ठीक है। डिफिनीशन बेसिक बस आप समझ जाइएगा, ज़्यादातर फार्मूला और उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। बाकी कोशिश करूँगा कि इस सारी चीज़ों पे अगर टेलीग्राम पे कुछ एक हफ्ते में कुछ जो भी आपका हेल्प हो सकता है तो आई थिंक कुछ नोट डाउन करके आपको सेंड कर दूंगा। बाकी देखो हाइड्रोडायनामिक्स जो है आपका, जैसे कि बर्नौली थ्योरम से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। रेनॉल्ड नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन तो लास्ट ईयर, और ये स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये सबसे क्वेश्चन बहुत पहले भी आ चुका है, तो आई थिंक आप देख लीजिएगा कि किस किस टाइप के जो लोग भी पेपर देते होंगे उनको आइडिया होगा इन सबों से क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है, एनएचपीसी में नहीं, बहुत और भी सारे एग्जाम में बन चुका है आपका। और देखिए ड्राइंग यहाँ पे देख लीजिएगा, फर्स्ट एंगल और ये थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे डीएसएसबी एग्जाम में, और भी बहुत सारे एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप लोग भी जो है ड्राइंग के देख लीजिएगा। और ड्राइंग का भी कोशिश रहेगा कि जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं 10 दिन या एक हफ्ता जो भी बचा हुआ है, तो कोशिश यही रहेगा कि कुछ चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। अभी उतना टाइम नहीं है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के जो है बताया जाए, और आपको भी अदर किसी भी लास्ट टाइम में उतना वीडियो देखना भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपके पास नोट्स है, मटेरियल्स है, आप उसी को रिवीजन करिए। ज़्यादा इधर उधर वीडियो देखने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, कुछ मिलेगा नहीं आपको। अब यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है ड्राफ्टमैन का, यहाँ पे बस रीजनिंग और जीके सारी चीज़ें इन्होंने सेम रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो जो जो यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक अलग है ड्राफ्टमैन का, लेकिन देखो पेपर बनाने वाली जो
क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है तो आई थिंक आप दोनों मिक्सअप है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ही दिया जाएगा। तो हो सकता है पहले डॉक्यूमेंट का वो बाय द वे अगर पेपर बना हो फिर बाद में इलेक्ट्रिकल का बना है तो इसमें से भी जो टॉपिक दिए गए हैं तो हो सकता है उठा ले। आई थिंक आप समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी देख लीजिएगा जो जो चीज़ें हैं अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे ये डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट लाइन ये जितने भी कुछ कुछ आप देख लीजिएगा कि क्या क्या जो है मतलब मेरा क्लियर नहीं है ठीक है। ऊपर ऊपर बस देख लीजिएगा बायोसेबल डायम्पियल है तो ऊपर ऊपर आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट तो आपको इसी को मिलेगा इलेक्ट्रिकल को ही बोलो ड्राफ्टमैन का बोलो सिलेबस है तो क्या हुआ लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले ही पेपर बनाएंगे। तो बाय द वे अगर ये पेपर पहले ड्राफ्टमैन का कोई सेट किया है तो अब बाद में इलेक्ट्रिकल का सेट करते हैं तो आई थिंक उसके माइंड में एक रहता है कि हाँ चलो यहाँ से क्वेश्चन तो ये भी इसमें आई थिंक समझ रहे होगे। तो ऐसी फंडामेंटल भी आप यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है तो यहाँ पे भी एक मैचिंग करा लीजिएगा कि क्या चीज़ें छूट रही हैं हमारी। मेजरमेंट भी देख लीजिएगा। मेजरमेंट में सी टी पी टी सी आर ओ या से थोड़ा सा देख लीजिएगा काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका सी आर ओ आर ओ से। सिग्नल एंड सिस्टम मत देखिएगा क्योंकि नहीं आने वाला है इलेक्ट्रिकल में। बाकी इलेक्ट्रिकल मशीन आप देख लीजिएगा और ये सिंगल फेज मोटर है तो इसे भी देख लीजिएगा। बाकी पावर सिस्टम में बेसिक आपका जो भी है वो रहेगा। इसको कंट्रोल सिस्टम भी मत देखिएगा और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये सब आपका इलेक्ट्रिकल में भी मेंशन हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ज़्यादातर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही देखिएगा और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब दिया तो नहीं है सिलेबस में। तो आप देखिए जो भी एक्स्ट्रा टाइम है ज़्यादातर आप उन सारी चीज़ों पे दीजिएगा ड्राइंग पे थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स पे और ये आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था तो कोशिश करिएगा उन सबों पे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। तो यहाँ से बस ये दिखाने का बस ये था कि कुछ चीज़ें यहाँ से उठ के आ सकती हैं जो ऊपर की चीज़ें मैंने बताया है। ऑटो कैड देखिए यहाँ पे आएगा आपका तो ये ड्राफ्टमैन का जो था वो आपका सिलेबस था तो इसको बस दिखाने का पर्पज़ यही था कि जो ऊपर वाली चीज़ें हैं जो हम लोगों के इलेक्ट्रिकल के कोर टॉपिक है उन सबों से जो थोड़ा सा आप मैचिंग करा लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो बहुत सारे बेसिक में यहाँ पे आपका एक शॉर्ट टर्म में दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी थोड़ा मैचिंग करा लीजिएगा कि क्या क्या एसी फंडामेंटल में बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पॉइंट वहाँ पे छूटा हुआ है तो आप थिंक उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो बस यही था अभी हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटा हाइड्रो ये जो हाइड्रोडायनेमिक्स है ड्राइंग्स है इन सभी के कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं कराऊंगा आपको। अभी देखो अब यहाँ पे जो है आपको बताना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पे पिछली बार का जो रेशियो था ना जो जनरल इंजीनियरिंग आया था 30 नंबर का तो उसमें देखो क्या क्या जो चीज़ें थी जैसे कि सिविल से क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीएच वैल्यू ड्रिंकिंग वाटर से क्वेश्चन थे आपके फ्लड प्रॉपर्टीज से थे कंक्रीट से थे। ठीक है तो कुछ कुछ क्वेश्चन थे तो आपको ज़्यादातर अगर आपके पास टाइम है वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिविल से और जो मैकेनिकल से क्वेश्चन आने वाले हैं 2 4 5 जो भी आने वाले हैं जो जनरल इंजीनियरिंग में ही कवर होंगे 30 क्वेश्चन में तो कोशिश होगा कि अगर आप देख रहे हो तो ठीक है। और मेरे तरफ से यही है कि एक हफ्ते में टेलीग्राम पे कुछ कुछ जो है आपको नोट्स टाइप का या फिर मतलब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको सेंड कर दूंगा तो आई थिंक जो भी हेल्प मिलना होगा आपको वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी मैकेनिकल के भी जैसे कि आरईसी हुआ ईएम हुआ प्रोडक्शन हुआ पावर प्लांट हुआ सॉम हुआ डॉम हुआ थर्मोडायनेमिक्स ये सब मैकेनिकल के पार्ट्स हैं। तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि दोनों का सिविल और मैकेनिकल के जो आपके क्योंकि आप अगर बिगिनर हो या फिर आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि टाइम लगे। तो कोशिश रहेगा कि टेलीग्राम पे यूट्यूब पे तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं और आपको भी टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए किसी वीडियो में क्योंकि लास्ट टाइम आपको खुद जो भी नोट्स है आपके पास है उस पर ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आप उसको टाइम दीजिए। वीडियो के चक्कर मत पड़िए क्योंकि जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे वो सब आपका क्या पढ़ाने वाले हैं सब लोग ओल्ड टॉपिक पढ़ाते हैं कोई नया चीज़ कोई नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है कोर में भी कोई नया नहीं है सब वही घिसा पीटा सब है। तो आई थिंक वो सब एक तरीके से अंधेरे में रखने के बराबर है। तो आप उन सारी चीज़ों से जितना दूर हो सकें अगर आपका बेस क्लियर है तो आप खुद उस जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपको इजीली सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप उन सब को इजीली करिए। अगर किसी का वीडियो देखना है तो जो नए क्वेश्चन जो भी चैनल वाले करा रहे हैं तो आई थिंक आप उस पर टाइम दीजिए क्योंकि पुराने पुराने करने से कोई मतलब है नहीं। पेपर भी जो आप देख ही रहो कितना बेनिफिट होता है नहीं होता है इजीली आपको पता ही होगा और जो भी आप देख रहे होगे तो यहाँ पे देखो 2022 में क्या था ना कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से लगभग 25 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है
बेसिक से BEE से लगभग 25 क्वेश्चन आपके थे और मशीन से जो क्वेश्चन थे आपके लगभग 26 क्वेश्चन थे। तो देखो काफ़ी बड़ा रेशियो है। बेसिक और मशीन से आई थिंक 50 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए। 110 क्वेश्चन था आपका टोटल डोमेन से, मतलब बेसिक जो कोर टॉपिक था, मतलब इलेक्ट्रिकल से 110 क्वेश्चन बनने वाले थे, जिसमें बेसिक और मशीन से ही सोचो इतना ज़्यादा क्वेश्चन था। उसके बाद पावर सिस्टम से था क्वेश्चन, पावर सिस्टम से शायद 20 से 22 क्वेश्चन थे आपके पावर सिस्टम से। तो ये 3 चीज़ एनएचपीसी में लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इस बार भी यही चीज़ रहेगा, क्योंकि आप सिलेबस भी देख रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो। और मेजरमेंट जो था आपका 8 से 9 नंबर था, ठीक है। तो मेजरमेंट कितना था, 8 से 9 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका दिया हुआ है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके ये जो थे शायद 10 क्वेश्चन के नियर अबाउट थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। और यूटिलाइजेशन से कितने क्वेश्चन थे आपके, यूटिलाइजेशन से भी लगभग 9 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन के आसपास थे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से देखो काफ़ी कम क्वेश्चन थे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। और बाकी फिजिक्स विजिक्स से भी एक आध क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि कितने मतलब क्या रेशियो था आपका 2022 में, क्या रेशियो था क्वेश्चन का। उस हिसाब से भी सेम आपका जो पैटर्न है 2023 में भी, तो आई थिंक उसी के आसपास होगा, ज़्यादा कुछ आपका डिफरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक रेशियो था कि क्या है कैसे है, तो उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। और तो देखो 2022 का मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सेम पैटर्न आपका 23 में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइंग्स है, हाइड्रोडायनेमिक्स और जो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, तो इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया गया। तो इससे क्या होगा ना, देखो अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट टाइम आपको क्या करना है, ठीक है। आई थिंक अगर आप प्रिपरेशन मोड में हो, दूसरा मतलब एग्जाम आप दे रहे हो, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप उन सारी चीज़ों को सेकेंडरी पे रखो। आपको हाइड्रोडायनेमिक्स, ड्राइंग और ये जो है, और बाकी जितने भी फालतू वाली चीज़ें हैं जो जनरल इंजीनियरिंग में आने वाली हैं, और ये तीनों टॉपिक है जो ये हाइड्रोडायनेमिक्स और ड्राइंग्स, और ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, और बेसिक सिविल के और मैकेनिकल के, और जो नॉन टेक के हैं, इस पे पहले टाइम दो आप, ठीक है। इसको प्राइमरी पे रखो, ठीक है। प्राइमरी का मतलब सुबह उठो तो इन सारी चीज़ों पे काम करो, और सेकेंडरी पे जो आपने ऑलरेडी बेसिक हुआ, पावर सिस्टम हुआ, मशीन, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि हर बार एग्जाम दे रहे होते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो उन सबों में उतना टाइम बहुत कम लगता है, तो उसको आप सेकेंडरी पे रखो। सेकेंडरी का मतलब टाइम देना है, लेकिन ज़्यादा टाइम किस पे देना, आई थिंक मैंने बता दिया। क्योंकि सेकेंडरी देखो जो पुरानी चीज़ें हैं, बस आपको ये सिलेक्शन के एक बाउंड्री लाइन तक ही लेके जाएंगी, लेकिन बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना है ना, तो इसकी ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो प्राइमरी चीज़ों पे रखोगे आप। क्योंकि आई थिंक सिलेक्शन अब पता है 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट से सब से रुकता है, तो ये सारी यही रीज़न होता है। तो ज़्यादा आपको टाइम कहाँ देना है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो लास्ट टाइम बचा हुआ है, 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो इस टाइम आपको क्या करना है। टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो देखो पहले तो आप नोट्स जो होगा वो आप रिवीजन करते ही रहोगे। टेस्ट में आपको ज़्यादा इधर 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर जो भी टेस्ट देना है, 4 से 5 दिन के अंदर जो भी टेस्ट देना है, जितना भी देना है दे लो। लेकिन लास्ट टाइम 3 से 4 दिन टेस्ट मत देना एग्ज़ाम के लास्ट टाइम। इसका रीज़न क्या होता है, इसको समझो। अगर मान लो आपका कोई फेवरेट डिश है, ठीक है, मैं आज आपको खिला रहा हूँ, कल भी वही डिश खिलाऊँ, परसों भी यही खिलाऊँ, तो आप लगातार हो जाता है, तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार थोड़ा चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम दोगे 22 या 23 जून को जो एग्ज़ाम है, नहीं जुलाई को जो एग्ज़ाम है, तो अगर आप लास्ट टाइम भी टेस्ट दे के जा रहे हो, तो फिर वहाँ पे एक तरीके से वो नहीं रहता है, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इधर आप 4 से 5 दिन में अगर आप टेस्ट दे लेते हो, जो गलतियाँ होती है, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि यार ये गलतियाँ हो रही हैं, ऐसे-ऐसे इम्प्रूव करना है, ये रिवीजन नहीं हुआ है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है, ठीक है। तो इधर आप 2 से 4 से 5 दिन में आप टेस्ट दे लो, 2, 3, 4 जो भी देना, जितना भी देना हो दे लो, और टेस्ट के लिए अलग से टाइम निकालना है। ऐसा नहीं कि रिवीजन वाले समय को हटा के वो करना है, ठीक है। टेस्ट के लिए आप सेपरेट टाइम दे लेना, टेस्ट के लिए आप जो है 2 घंटा कहीं कहीं से भी निकाल लेना, और उसके बाद आप देते रहना, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको टेस्ट नहीं देना है, इधर ही 2-4 दिन में जो भी देना है दे लो। जो भी गलती होगी उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे लैग है। उसके बाद आपको लास्ट टाइम आपको रिवीजन तो अभी भी करना है, लेकिन लास्ट टाइम ज़्यादातर फोकस करना है कि जो भी कंटेंट है आपको एक बार आपको आंखों के सामने से क्या हो जाए, क्रॉस ओवर हो जाए, ठीक है। लास्ट टाइम ये रहना चाहिए।
तो बाकी देखो नई चीज़ जो भी प्राइमरी चीज़ें पे जो थोड़ा बहुत है ड्राइंग या हाइड्रोडायनेमिक्स ये सारी चीज़ तो देखता हूँ, अगर हो जाता है तो टेलीग्राम पे कुछ इसके नोट्स वोट्स जो भी होगा बता दूंगा। और वीडियो वीडियो के चक्कर में आप मत पड़िएगा, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं लास्ट टाइम देखो बहुत सारे दुनिया भर के सारे चीज़ें आ जाएंगी आपका, ठीक है। एनएचपीसी को टारगेट करने इतना 10 दिन में ये सारे क्वेश्चन, वो कुछ नहीं होता यार, क्या क्वेश्चन आप करते होगे तो खुद ही पता चलता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन लोग कराते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे अगर देना ही टाइम तो सिर्फ नए वाले टाइम पे दो ना, बाकी लोग आप देख रहे हो ना 99% लोग वही पुराने घिसे पीछे क्वेश्चन कराते हैं जो ऑलरेडी पूछा गया, तो उस सब में आप खुद ही प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हो तो खुद ही आपको आइडिया होगा, तो आप क्यों डबल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट करना नए क्वेश्चन पे करो, ठीक है। क्योंकि पेपर पैटर्न भी आप देख रहे हो ना, पुराना जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैच नहीं कर रहा है जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस हिसाब से जहाँ भी टाइम दो किसी भी चैनल फार को, तो नए क्वेश्चन जो कराए उसी करो ना, तो छोड़ दो। लेकिन 99% लोग सब पुराने वाले, क्योंकि उनका भाई वही काम है, ठीक है। वीडियो टारगेट है कि भाई डेली वीडियो देना ही है, तो आप लोग पुराने स्टूडेंट इन सब चक्कर में कम पड़े हो, नए वाले देख सकते हैं यार, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अपना वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों पे मत पढ़ना ज़्यादातर, लास्ट टाइम अपना खुद का समय देना, ज़्यादातर कोशिश यही करिएगा, जो भी आपके पास नोट्स है मटेरियल्स है वो आप खुद पे टाइम दीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट वोस्ट जो है आप टेक्स्ट बुक का होगा तो बेटर है, बाकी तो बहुत सारे लोग टेस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन भाई टेक्स्ट बुक से बेटर कोई नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको कहीं स्टम्प पेपर भी होगा ना तो लिख के दे सकता हूँ भाई, कितने भी कोई भी यूट्यूब चैनल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक का ही टेस्ट देना है, बाकी आप दुनियादारी छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत लोग टेस्ट लॉन्च करेंगे, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा भटकना वटकना नहीं है, टेक्स्ट बुक से बढ़िया कोई टेस्ट नहीं देता है। और रही बात, मैं सबको जानता हूँ, ठीक है। आप जितने लोगों को नहीं जानते वो सब मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्ट हूँ ना, तो इस वजह से सारी चीज़ें कहाँ क्या चल रही हैं सब पता रहता है। तो इस पे आप लास्ट टाइम जो भी टेस्ट हो आप दे लो, 2-4 जो भी देना है दे लो, और उसके बाद लास्ट टाइम आपको कोशिश करना टेस्ट इधर ही दे लो। लास्ट टाइम 3-4 दिन जो भी बचे ना उसमें बस जितना भी अपने पास नोट मटेरियल है वो सब एक बार आंखों के सामने से सब देख लो, ठीक है। और बिंदास होके पेपर जाओ, क्योंकि देखो 7 दिन है तो सबके लिए भी अचानक से ऐसा हो गया है कि टाइम बहुत कम है, तो उन सब चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो भी पेपर अच्छा होना होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो जो भी है सब टाइम सबके लिए सेम है, और आप पहले से भी यार पावर ग्रेड का और भी सारे एग्जाम दिए हो, तो कहीं न कहीं ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो सेकेंडरी के लिए मैंने बोला कि सेकेंडरी में रखो, तो कहीं न कहीं चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो उसको आप थोड़ा-सा कम टाइम देना, बाकी जो नई चीज़ें हैं इस पे टाइम देना, क्योंकि ये स फाइनल सिलेक्शन इन्हीं सबों से होगा आपका। जो ये जनरल इंजीनियर क्वेश्चन है और बाकी जीके करंट अफेयर जो आने वाले हैं, नानटेक है, आई थिंक यहीं से आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन होगा। बाकी जो लेवल है वो एसएससी लेवल है, एसएससी जेईई का जो जिस हिसाब से टेक्निकल आता है, तो वही लेवल होगा, तो बहुत ईज़ी टू मॉडरेट लेवल रहता है, ठीक है? ईज़िली। और हाँ, देखो एक क्वेश्चन चीज़ बताऊँगा कि 110 है और जनरल इंजीनियरिंग 30 क्वेश्चन है, तो मतलब 140 आएगा आपका, ठीक है? इसमें से कोशिश करना है 110 उस बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? 110 मतलब 100 प्लस ही करना है भाई, ठीक है? 100 प्लस कोशिश रहे, मोस्टली चांसेस कोशिश करिएगा 100 प्लस हो, ठीक है? बाकी 30 रीजनिंग है, तो रीजनिंग में तो कोशिश करना कि 25 आ ही जाए, ठीक है? और जीके वीके में भी देखना, अगर 20 प्लस हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 25 प्लस रखना, 30 में 30 भी कर सकते हो यार, रीजनिंग में ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं ना तो थोड़ा सा सीजीएल लेवल टाइप के हो गए या फिर थोड़ा टाइम टेकन, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कहीं न कहीं आप जो है कोशिश करिएगा कि रीज़निंग में यार कम से कम 25 हो जाए, और जीके में जो है 20-20 के नियर अबाउट भी हो जाता है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 45 हो जाएगा। और 100 प्लस अगर भी यहाँ से करते हो, तो हम मिनिमम मान के चल सकते हैं कि 145 आप कर सकते हो, ठीक है? अगर ये गुड अटेम्प्ट है भाई, एकदम गुड अटेम्प्ट है। 145 और 150 के नियर अबाउट यही कट ऑफ रहेगा, मतलब सेफ ज़ोन में रहोगे आप। तो बस यही सब है आपका, कैसे क्या चीज़ें टारगेट लेके चलना है, बाकी पेपर के लेवल पे भी डिपेंड होता है। तो पेपर का लेवल देखो, जो इनका सिलेबस है और लास्ट टाइम जो भी पेपर हुआ है उसके हिसाब से तो एक आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ 145 से 155 के बीच में ही रहेगा। और जिस लेवल के हिसाब से ये लोग पेपर बना रहे हैं लास्ट टाइम और इस टाइम जो सिलेबस है उस हिसाब से इस बार हो सकता है कि ये सारी जो टॉपिक हैं थोड़ा दे दिया है, तो बहुत तो हो सकता है, तो यार अ, थोड़ा-सा कम हो सकता है, 2-4 नंबर 5 नंबर यही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? फिर भी आप मान के चलिए 138 से ऊपर ही रहेगा आपका, इतना से टारगेट रखिएगा। ये मैं आपका ओबीसी कैंडिडेट को देखते हुए बता रहा हूँ। बाकी अगर आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो तो आप 5 नंबर प्लस कर सकते हो, 5 नंबर माइनस कर सकते हो, ठीक है? बस यही है, क्योंकि ओबीसी ही एक तरीके से बेस होता है, तो आप उससे ऊपर डाउन करके कट ऑफ का आइडिया ले सकते हो। तो चलो यही है, बाकी टेलीग्राम पे जो लोग नहीं ज्वाइन है ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि कोशिश करूँगा वहाँ पे जितने भी प्राइमरी वाली चीज़ों मैंने बताया है उन सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत नोट्स जो भी होगा सेंड आपको थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आपका भाई हेल्प हो जाए।
और लास्ट टाइम आपको बिंदास रहना है, कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे उतना कम टाइम देना है, मैंने बता दिया। और लास्ट टाइम भाई किसी के उतना दुनिया भर का जो एनएचपीसी का बैच है, ये वो सब चक्कर में मत पड़िएगा। पुराने स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, नए वालों को तो समझाना भी बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि उनको अब समझाओ वो करेंगे अपना ही। तो जितने भी पुराने हैं, पुराने आई थिंक मतलब जिनको 2 साल प्लस हो गया है तैयारी करते हुए, तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर मत करिएगा, जो आपके पास है वो पढ़िएगा। और कुल मिला के देखो, कम्पैक्ट चीज़ें रखो, ठीक है। 10 लोगों को फॉलो मत करो, और करना भी है 10 लोगों को फॉलो, तो उसमें देखो कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो उस हिसाब से उसमें वो करो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। बाकी हम टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, उसमें हम लोग जो भी चीज़ें हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा, कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए, बस यही था।